चलो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है? प्रेसिडेंट पढ़ लिए थे, थोड़ा सा बचा था वही बता रही हूँ। इंडिया में प्रेसिडेंट के बाद अगर किसी को सेकंड हाईएस्ट ऑफिस का स्टेटस मिलता है तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। उसी तरह अगर तुम यूएस में भी देखोगे तो यूएस में भी वही बात है कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट ऑफिस किसको मिला हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को। तो ये दोनों का सेम फ्यूचर है। यहाँ पर भी दोनों का 5 ईयर टर्म इंडिया और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो सेम है ना। बोले यहाँ पे प्रेसिडेंट जब तक का काम करेगी, आवाज आ रही ना मेरी, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इन चार्ज, है ना। कोई प्रेसिडेंट बोलो, कुछ बोल रही हो क्या? हाँ बोल रहे, आवाज आ रही। अरे ठीक। इंडिया में प्रेसिडेंट बोल रहा है कि अगर वो इंडिया में क्या होता है कि वाइस वाइस एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट का काम करता है, जैसे वो बोलते हैं ना कि जब प्रेसिडेंट नहीं है, उसकी वैकेंसी खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट काम करती है प्रेसिडेंट की जगह पे, है ना। तो बोले कि जब तक का कोई न्यू प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक का वो एज ए प्रेसिडेंट काम करती है। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता है। बस उसका प्रेसिडेंट उसका खत्म होगा, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर दोनों का इलेक्शन जो है सेम इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा पार्लियामेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, है ना, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। सिर्फ सेरेमोनियल फंक्शन यहाँ पे करता है, सिर्फ नाम का, लिमिटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिली हुई है। बोला कि सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, प्रेसिडेंट का एडवाइजर होता है। कहाँ? यूएस में प्रेसिडेंट का एडवाइजर होता है। ये इंडिया में जो इंडिया में जो राज्यसभा होता है ना, इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और वहां पे सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट। ये वाइस प्रेसिडेंट सेनेट में काम करता है। जैसे यहाँ पर बोला कि सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट, सेनेट की जो प्रेसिडेंट है ना उसके काम करता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। चलो, लिस्ट देखेंगे, एग्जाम में आता है लिस्ट। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है इंडिया में? सर्वपल्ली राधा कृष्णा, है ना। जाकिर हुसैन वीवी गिरी, भाई देख लो, जाकिर हुसैन जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट एक्टिंग है, बार बार मैं बोल रही हूँ। जाकिर हुसैन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम लोगों को नहीं देगा, देगा तो एक्टिंग प्रेसिडेंट ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या कि वाइस एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट मतलब क्या कि थोड़ी देर के लिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का रिमूव हुआ है तो उसके जगह पे कोई आकर एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, है ना। गोपाला स्वरूप पाठक, तुमको जीएस पाठक करके हम इसको याद कराते हैं, जीएस पाठक। तुम लोग का न्यू है, आप ही को तो याद होगा। एस राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, एस एस जी एस पाठक, है ना। इसको पूरा पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे याद करो, बी डी जैटी। एग्जाम में ऐसे याद है, बी डी जैटी। एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा तो एच डी शर्मा, ठीक है, के आर नारायण, कृष्णन कांत, के कांत भी बोल सकती हो, बी एस शेखावत, एम एच हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, वेनिका नायडू, जगदीप धनकर। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, उसका नाम बताओ क्या है? मैं बताई हूँ, सीपी राधा कृष्णन। पहला दिन में बताई हूँ ये वाला, देख लो, सीपी राधा कृष्ण अभी जो प्रेसिडेंट है, इससे पहले जगदीप धनकर है। फर्स्ट कौन है? सर्वपल्ली राधा कृष्ण है, ठीक है। चलो, ये पीडीएफ कंप्लीट हो गया, मैं इसको हटा रही हूँ, दूसरा पीडीएफ स्टार्ट करती हूँ। मैं पीडीएफ ही बंद कर रही हूँ ना तो। अच्छा हाँ, चलो आ जाओ। बोल रही हूँ सुषमा, अगर 3 बजे से क्लास रहेगा तुम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अब तो क्लास का टाइमिंग चेंज करना होगा ना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं।
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, सबको जानता है इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मैं तुम लोगों को एग्जीक्यूटिव पढ़ा रही हूँ। एग्जीक्यूटिव में मैं तुम लोगों को बोली कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी पहले प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मतलब पहले जो पढ़ा है उसका नाम लेते हैं ना। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर आता है तुम्हारा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर आता है अटॉर्नी जनरल। जनरल ऑफ इंडिया, ये आता है एग्जीक्यूटिव के अंदर। हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ लिए, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिए, पीएम पढ़ेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल को बाद में पढ़ा। बोला प्राइम मिनिस्टर जो होता है इंडिया में वो रियल हेड होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जबकि प्रेसिडेंट इंडिया में होता है वो नॉमिनल हेड और हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, आ जाओ। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उसके लीडर प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, आर्टिकल 74 में साफ साफ प्राइम मिनिस्टर का कोई आर्टिकल वगैरह ऐसे नहीं दिया हुआ, जैसे प्रेसिडेंट का हम लोग पढ़े हैं कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक कदम प्रेसिडेंट का आर्टिकल हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल 74 में साफ साफ बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और उसके लीडर जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये दोनों लोग मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को असिस्ट एंड एडवाइस, एड असिस्ट जो भी बोलो, एडवाइस देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 ए में साफ साफ लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इज सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेगा प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट। और जितने भी अदर मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन किसके सजेशन पे? प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का दूसरा नाम क्या है बताओ? लोकसभा। ठीक है, लोअर हाउस जो है ना हम लोग का, लोकसभा। हाँ लोकसभा, लोअर लोकसभा। हाउस, हाँ लोकसभा, बिल्कुल, वेरी गुड। वे नो पार्टी होल्ड ए क्लियर मेजोरिटी, अगर किस लोकसभा में कोई पार्टी का क्लियर मेजोरिटी नहीं होता है तो प्रेसिडेंट हैज द ऑथोरिटी टू यूज पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। तब प्रेसिडेंट को रहता है कि वो अपने पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, अपने मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे। और ये कब हुआ था? 1979 में पहली बार ये डिस्क्रिशन पावर प्रेसिडेंट यूज करता है। नीलम संजीवा रेड्डी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनी थी और चरण सिंह ने अपॉइंट किया था नीलम। वे नीलम संजीवा रेड्डी, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, जब जब नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने तब वो चरण सिंह को अपॉइंट करते हैं क्रिएशन के बेस पर। ठीक है, कॉल्यूशन लीडर थे चरण सिंह क्या बोले कि जब लोकसभा में मेजोरिटी नहीं होती है, ठीक है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि सबका सेम ही आ रहा है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तब वहाँ प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है कि भाई आप अपने मर्जी से एक पर्सन को ढूंढो। जैसे कॉल्यूशन गवर्नमेंट में तो बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, कॉल्यूशन मिलके बना रहा, तब इसमें से किसको प्राइम मिनिस्टर चूज करना वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो 1979 में नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने थे और वो चरण सिंह को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट 1979 में ही बोलता है एक पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर कोई पर्सन पीएम के लिए उठा और वो पीएम बन जाता है, ठीक है ना, वो पीएम बन गया, ठीक है, पीएम बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपको 6 मंथ के अंदर, अगर आप पीएम बन गए हैं और आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं, आप लोकसभा के मेंबर नहीं है, आप राज्यसभा के मेंबर नहीं है, दोनों में से किसी के मेंबर नहीं है, तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा। 6 मंथ के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना है। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का बनेंगे, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हुआ तभी तो प्राइम मिनिस्टर बने, है ना। तो ही शुड बिकम ए मेंबर ऑफ द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अदरवाइज सीज्ड टू बी द प्रेसिडेंट। अगर आप 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1926 में बोला कि अगर कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं, ठीक है, किसी भी हाउस में से वो मेंबर नहीं है, तो उसको 6 मंथ दिया जाता है कि आपको दोनों में से कोई एक हाउस का मेंबर बनना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सीज कर दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया जाएगा। अच्छा, हाँ,
ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा से ही मेंबर होते हैं, लेकिन ऐसे कौन है प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा के मेंबर रहे? 1966 में राज्यसभा का मेंबर इंदिरा गांधी बनी। एच डी देवगौड़ा 1996 में राज्यसभा के मेंबर। मनमोहन सिंह 2004 में राज्यसभा का मेंबर। इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ठीक है। Second situation discrimination the president appointment the prime minister after the sudden death। अगर सडन डेट हो गया, ठीक है ना, तब यहाँ पे आर्टिकल 75(1) में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को। 31 अक्टूबर 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी असैसिनेटेड बाय द बॉडीगार्ड। जब उनके बॉडीगार्ड को मार दिया गया था, तब प्रेसिडेंट जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट को 2 बार दिया गया है अपना मर्जी से। एक तो अपॉइंट करता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर वो तो जीत कर आता है तब, लेकिन अपना डिस्क्रिमिनेशनरी पावर कब यूज करता है, अपना मर्जी से कब यूज करता है? एक तो जब क्लियर मेजोरिटी ना हो कॉल्यूशन गवर्नमेंट के टाइम, और दूसरा है कि जब प्राइम मिनिस्टर का सडनली डेड हो जाए, ठीक ना, बोले कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। 25 ईयर सिटीजन होना चाहिए इंडिया के। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं तो नहीं बन सकते। आपको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी दोनों हाउस में से एक मेंबर आपको होना है। अगर आप नहीं है तो 6 मंथ का कम। ही शुड कंप्लीटेड। अगर आप मान लो कि आप पीएम बन गए, ठीक है, पीएम बनने के बाद आप ना तो लोकसभा के मेंबर हैं और ना ही राज्यसभा के। आपको बोला जाता है कि आपके पास 6 मंथ है, 6 मंथ के अंदर आपको मेंबर बनना है। तो अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपका एज कम से कम कितना होना चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए। लेकिन अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनने जा रहे हैं तो आपका एज कम से कम 30 ईयर होना चाहिए। यह वही बोल रहा है, शुड हैव ए कंप्लीटेड 30 ईयर इफ ही इज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अगर राज्यसभा का मेंबर बनेंगे तो 30 ईयर्स, लोकसभा का मेंबर बनेंगे तो लोकसभा, क्योंकि आपको दोनों में से कोई भी एक हाउस का मेंबर बनना है, तो एज भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू प्राइम मिनिस्टर द ऑथ कौन दिलाता? देख लो भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। ये तो 2014 का है। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स। प्राइम मिनिस्टर का टर्म कोई फिक्स नहीं भाई, है ना। ये जब तक काम करेगा जब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हो। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स। वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है? हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज द मेजोरिटी सपोर्ट द लोकसभा, सॉरी लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर पीएम लोकसभा में जब तक का मेजोरिटी है तब तक का यानी प्रेसिडेंट प्लेजर है, ठीक है ना। ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट, तब तक प्रेसिडेंट इसको डिसमिस नहीं कर सकता, ठीक है। इन द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर मेजोरिटी खो देता है तो जब वो लोकसभा से मेजोरिटी उसका लॉस हो जाता है, उसका मिनिस्टर उसको धोखा दे देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नो कॉन्फिडेंट मोशन लग गया, या मोशन कॉन्फिडेंट लूज हो गया, है ना। नो कॉन्फिडेंट मोशन लग गया तो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन या प्रेसिडेंट कैन बी डिसमिस। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर को हटा देगा, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। प्राइम मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर का मेजोरिटी लोकसभा में है, प्रेसिडेंट प्लेजर है, ठीक है। जैसे प्लेजर कम हुआ, है ना, नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा, जैसे प्रेशर कम हो, मेजोरिटी कम होगा, समझ में आ जाएगा कि कॉन्फिडेंट खो दिया और लोकसभा में प्रेसिडेंट आके प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर देगा। सैलरी, इसकी जो सैलरी अलाउंस होती है ना पीएम की, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ये डिटरमाइन करती है। रोल क्या है, एक बार हम लोग देखेंगे रोल क्या है। पीएम प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर। पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, रिकमेंड करता है कि आप इस पार्टिकुलर पर्सन को मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करें। पोर्टफोलियो, द प्राइम मिनिस्टर हैज द एबिलिटी टू अपॉइंट मिनिस्टर टू द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वाला मिनिस्टर को अपॉइंट करने के अंदर इसकी एबिलिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो कैबिन के सेशन को प्रिसाइड करता है, ठीक है, एज द चेयरमैन ऑफ द कैबिन। ये कैबिन मिनिस्टर का चेयरमैन था। अभी मैं बताऊंगी कैबिन क्या है।
प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर द रिजिग्नेशन ऑफ एनी, कोई भी मिनिस्टर को वो बोल सकता है रिजिग्नेशन के लिए। क्वेश्चन आया हुआ है। ही गाइड एंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर, जितने भी मिनिस्टर है ना सबके एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन कंट्रोल को वो गाइड करता है। अगर पीएम रिजाइन कर दे इस ऑफिस से तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी क्लॉप्स कर जाएगी, याद रखना। डेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिजल्ट ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन द, प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व होगा तो उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये मैं तुम लोग को दिन पढ़ाया थी कि आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ है। इधर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर क्या क्या काम करे वो सब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट को देता है, बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। यानी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में आर्टिकल 78 के थ्रू लिंक को क्रिएट करता है। ठीक है। इन्फॉर्म अबाउट द इफेक्ट टू द स्टेट बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो बताता है क्या क्या काम हो। अच्छा पीएम कंप्लीट हो गई, ठीक है। उन्हें भी है ना, नहीं है आर्टिकल यहाँ पे वाला समझना अच्छे से, एग्जाम में आया हुआ। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर को। पहले क्या था मेरी बात समझो। मैं थोड़ा पानी पी कर रहा हूँ, मुझे बहुत कस के प्यास लगा हुआ है। अभी हम पता उतरे हैं, मतलब ना जैसे हट, मैं देखी भी नहीं कि रिकॉर्ड नहीं। समझना, हम यहाँ पे एक चार्ट बना रहे, तुम लोग को समझ में आएगा। देखो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना और प्लस पीएम क्या करता है, एड एंड एडवाइस देता है ना। एडवाइस ही दे रही हूँ, एड भी लिखा होगा, एड एंड एडवाइस देता है। ठीक है, एड एंड एडवाइस दिया और साथ में वो जब एड एंड एडवाइस दे रहा तो वो बॉन्ड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड या ऑब्लिगेट हो गया। किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्लस प्रेसिडेंट के लिए। और ये कौन सा अमेंडमेंट में आई थी, कहाँ पे बनाऊँ जहाँ अच्छे से बनी, हाँ बना रही हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर क्या करती है, एड एंड एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट को। और ये जो एडवाइस है ये ऑब्लिगेट हो जाती है कि तुमको मानना ही है हर हाल में, या बॉन्ड हो जाती है, तुमको मानना ही होगा। ठीक है ना। ये कौन सा अमेंडमेंट में आया था, ऑब्लिगेट या बॉन्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड या ऑब्लिगेट वर्ड किस में आया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है। उसी तरह इसको फिर ऐसे ऐसे अगर हम कर देंगे, इसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम प्लस एड है ना, किसको भेजा भाई, प्रेसिडेंट को भेजा। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशंस के लिए भेज सकता है। और ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये आया था। तो याद रखना कि रिकॉन्सिडरेशन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के वक्त में आई थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेट या बॉन्ड वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आई थी आर्टिकल 74 के साथ। 74 यहाँ पर भी है, 74 यहाँ पर। बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया ना। आ जाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अरे तो हो गया, बार बार एक के जा रहा। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में बोला गया कि लोकसभा में 50%, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे ना, बोला कि लोकसभा से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
बोले लोकसभा से ही मेंबर को लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए। तो आप लोकसभा से 50% से ज्यादा मेंबर नहीं ले सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा से मैक्सिमम कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिए जा सकते हैं, कितने मिनिस्टर लिए जा सकते हैं। तो तुम्हारा आंसर होगा 15%। ये आया प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, 50%। फिर बोलेगा ये कौन सा अमेंडमेंट में सेट किया गया था, तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला गया था, ठीक है, कि 50% ही आप लोकसभा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। लोकसभा का टोटल मेंबर अगर 545 है, अब तो 543 है, तो उसमें से 53%। तुम काट के देखो कैसे, 50%, 100, और अभी तो हो गया तुम्हारा 543। अभी तो काटोगी छाटोगी, जो आएगा मेंबर वो हो जाएगा, ठीक है। अब पहले मैं तुम लोगों को चार्ट में दिखा देती हूँ, उसके बाद वो पढ़ाऊंगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर, जो मोस्ट सीनियर होता है, जिसको पोर्टफोलियो मिली रहती है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, ये लोग क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज, उसके बाद किसी तरह का चार्ज नहीं होता। मिनिस्टर तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होगा। डिप्टी मिनिस्टर होता है, इसको तो शॉर्ट फॉर्म में तुम ऐसे बोल सकती हो, MOS, ठीक है। डिप्टी मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर को असिस्ट करती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तुम सर्किल बनाओगी, तो पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर PM आएगा, फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएंगे इंडिपेंडेंट, फिर डिप्टी मिनिस्टर आएंगे। आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट का ड्यूटीज, आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट की ड्यूटीज है ना, क्या बोला, कम्युनिकेशन टू द प्रेसिडेंट, कम्युनिकेशन टू द प्रेसिडेंट ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन यूनिक है। अभी ऊपर 78 वाला था ना, कि प्रेसिडेंट का ड्यूटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या काम कर रहा है, जो भी वो प्रेसिडेंट को बताए। दोनों में लिंक क्रिएट करना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट द प्रेसिडेंट एनी रिक्वेस्ट टू यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेचर, ये इंफॉर्मेशन देता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हटा दो, ड्यूटी उतना इम्पोर्टेंट। आ जाओ, ये खत्म हो गया। मुझे तुम लोग कोई क्वेश्चन बता दो, उसके बाद में छोड़ दे रही हूँ। 74 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 74 आर्टिकल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑब्लिगेशन या रिकंसिडरेशन वर्ड, ऑब्लिगेशन, दोनों ही। नहीं, गलत बात है। ऑब्लिगेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड दम करना ही है। रिकंसिडरेशन पे प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है कि आप एक बार वापस कर सकते हैं, कि आप एक बार फिर से देखने के लिए। ऑब्लिगेशन, 76, हाँ नहीं, 76 नहीं है। 36 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये है 1976। और हाँ, समझ में आ गया। रिकॉन्सिडरेशन वर्ड जो है वो 44 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड या ऑब्लिगेशन, ये तुम्हारा 44 अमेंडमेंट 1976 में जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो हम पूछ लेना क्वेश्चन। मुझे बताओ तुम लोग कि, एक मिनट, अभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बोल रहा, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कितने नहीं, लोकसभा से कितने मिनिस्टर लिए जा सकते हैं, लोकसभा से 100। नहीं, 50% बोलो। अच्छा, 50। ठीक है, 50%। और ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला नॉट है, मोर। और कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया कि आप लोकसभा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए अगर आपको मेंबर लेना होगा तो कितना लेंगे, 50%। कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया था, ये बोलो तो। 91
Constitution Amendment Act 2003 ठीक है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला गया कि आपको लोकसभा से अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए मेंबर लेना है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए मेंबर लेना है तो आप कितना ले सकते हैं, 50%, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन हो तो बताना। हम लोग का एग्जीक्यूटिव्स कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है। पहले पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लोग इसको इलेक्ट करते हैं जनरल इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब अगर आपका एज 18 साल है तो आपको वोट देना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ, हर 14 ईयर एज के लोग जो है वो राइट टू वोट देंगे। वोटिंग एज जो था ना पहले, इसको याद करो, ये अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है। पहले 18 ईयर था, 21 था, इसको डिस्क्रीज कर कर 18 कर दिया। ठीक है, वोटिंग एज अब जिसका भी 18 साल रहेगा उसको वोट देना ही पड़ेगा। तो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। याद रखना, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू वोटिंग का जो एज है उसको रिड्यूस किया गया था, वो है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1988 के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, वोटिंग एज को कम किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं मेंबर कितना है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोला जा, ऐसे में इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 550। ठीक है, एक डेडलाइन दे दिया गया कि लोकसभा में 550 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भाई कैसे बांटा गया है, तो बोल रहा है कि अभी जो प्रेजेंट मेंबर है वो 543 है। याद रखना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलग है और प्रेजेंट मेंबर लोकसभा का अलग है। मतलब एक डेडलाइन सेट कर दिया गया है कि 550 से ज्यादा अब मेंबर लोकसभा के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, तो स्टेट के लिए 530, यूनियन टेरिटरी के लिए 20, है ना, कितना हो रहा, नहीं हो रहा। अभी परसेंट कितना है, तो बोला परसेंट जो है वो है, पहले जो था ना तुम्हारा 545 था, लेकिन अब तुम्हारा जो एंग्लो इंडिया हट गया तो ये हो गया 543, है ना। यानी अब इसको इस तरह से बांटा गया कि स्टेट का होगा 526। अब इस तरह इसको बांटना पड़ेगा ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकते हैं, 550। ठीक है, अभी परसेंट कितना है, 543। ये 543 को कैसे बांटा गया है, बोला गया 1524 जो है वो स्टेट के लिए होगा और 19 जो है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए होगी। समझ में आ रहा कि नहीं, बताओ पहले। लोकसभा के टोटल मेंबर बताओ कितने हैं, लोकसभा के स्पेशल मेंबर, लोकसभा के टोटल मेंबर कितने बताओ अभी प्रेजेंट? 543 543। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने हैं? 550 550 550। देख लो, ये वाला जो पूरा है ना, ये इसका पार्ट है कि 550 मेंबर है जिसमें से 530 स्टेट रखी गई, 20 यूनियन टेरिटरीज। अभी जो प्रेजेंट है वो 543 मेंबर है, जिसमें से बोला गया है कि 524 स्टेट लेगी और 19 जो है वो यूनियन टेरिटरीज लेगी। करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या। आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, वैसे ये लोकसभा के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना,
बोला गया कि वही वाला बात यहाँ वाला कि स्टेट में 550 होंगे और यूनियन टेरिटरी में 20 होंगे। अच्छे भाई, हम तो पढ़ रहे हैं कि पहले पढ़ते थे कि 545 है, तो दो कहाँ गई? 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, उसको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग रिमूव कर दिया गया। याद करो अच्छे से कि पहले लोकसभा में भी 2 मेंबर ऐसे होते थे जिसे एंग्लो इंडिया बोलते थे, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करती थी। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग रिमूव कर दिया गया 2 मेंबर को। ठीक है, हर 5 साल में ये डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व अर्लियर बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। बोला 5 साल कंप्लीट होने के बाद डिसॉल्व होगी। अगर अर्लियर डिसॉल्व होना है कि अभी 5 साल हुआ नहीं है और जो हाउस जो डिसॉल्व होगी, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए। कोई मेंबर आपको पार्लियामेंट में अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, तब तो डिसॉल्व हो ही जाएगा ना। हाँ। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात लिखा है। करंट 543 है, जिसमें से 524 स्टेट के लिए, 19 यूनियन टेरिटरीज के लिए। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा में, उसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे रुक जा अभी का प्रेजेंट का। स्पीकर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीकर के स्पीकर ही बोलते हैं। स्पीकर क्या करता है? ठीक है, लोकसभा में क्या होता है? स्पीकर होगा। 543 मेंबर होंगे, इसमें से 524 जो होंगे तुम्हारा स्टेट को दिया जाएगा और 19 यूनियन टेरिटरीज को दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? लोकसभा को पावर क्या मिली हुई है देख लो। आर्टिकल 31 में लिखा हुआ साफ साफ कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर बिल एज ए मनी बिल है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक मनी बिल है या नहीं, नेट का ही क्वेश्चन है। एक मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन सा करता है? लोकसभा के स्पीकर। अच्छा, ये इस बार का क्वेश्चन है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस कहाँ, क्वेश्चन उल्टा है, ऐसे लिखा हुआ कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस राज्यसभा में किया था। नहीं, मनी बिल को इंट्रोड्यूस हम ऐसे पढ़ाए थे कि कोई भी बिल आता था तुमको या इधर हाउस या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या राज्यसभा में, है ना। लेकिन मनी बिल क्या है कि आपको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना होगा। लेकिन आप एक काम कर सकती है, राज्यसभा को भेज सकती है कि 14 दिन के अंदर देखिए और देख के इसको क्या रिकमेंडेशन करना भेज दीजिए। ठीक है, तब राज्यसभा कैन नॉट अमेंड रिजेक्ट ए बिल। राज्यसभा जो है वो बिल को अमेंड रिजेक्ट नहीं करेगी, बल्कि 14 डेज का नोटिस मिलता है इन लोगों को। ठीक है, लोकसभा कैन एक्सेप्ट या रिजेक्ट राज्यसभा का रिकमेंडेशन। राज्यसभा का पहले रिकमेंडेशन होगा। एग्जाम में के आगे पहले समझो कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। ठीक है, तक एक भी नहीं बजा वहां पे। लोकसभा में जब तुम्हारा ज्वाइंट सीटिंग होता है ना, तो वो कौन करवाता है? तो वो भी तुम्हारा कौन करता है? लोकसभा। ज्वाइंट सीटिंग होता है तो वो तो समन कराता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रिसाइड ओवर कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है ना। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग ऑर्डिनरी बिल पे होता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे बोला स्पीकर जो है, एक मिनट, मैं ठीक बोली ना। लोकसभा में अगर ज्वाइंट सीटिंग होती, ज्वाइंट सीटिंग कौन करवाता है? समन कौन करवाता है? प्रेसिडेंट। लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर। हाँ, लोकसभा के स्पीकर, याद रखना। लोकसभा का स्पीकर। बजट और डिमांड फॉर, बजट जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही आता है। लोकसभा वोट, डिमांड फॉर गिरान के लिए, किसी भी तरह का फंडिंग वगैरह के लिए, है ना, वोट कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। तुम लोग समझ में आ रहा ना, मैं पढ़ा रही हूँ तो बोलो। 104 कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। हाँ ठीक। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 2009 में जो एंग्लो इंडिया को 2% रिजर्वेशन दी जाती थी ना, उसको खत्म कर दिया गया।
सीज कर, ये इफेक्ट में कब आई? 25 जनवरी 2020। 19 में तो बोला गया, मतलब एक प्रोविजन आया, लेकिन काम करने से कब स्टार्ट किया? 25 जनवरी 2020। ठीक है ना, याद रखना। एंग्लो इंडिया कम्युनिटी को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया कब? ठीक है। प्रेसिडेंट वॉज empowered to nominated member एंग्लो इंडिया कम्युनिटी इन द लोक सभा इज नॉट एडवोकेट प्रेजेंट। प्रेसिडेंट जो है ये हटा दो। आर्टिकल 33 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देख लो मेरे बात, आर्टिकल 33 में सिर्फ एक मेंबर एंग्लो इंडिया से अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इसको भी हटा दिया गया। हम क्या बोले, एक चीज तुमने देखना, जिस तरह से प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है ना प्राइम मिनिस्टर को, एंग्लो इंडिया को, सॉरी हाँ, दो एंग्लो इंडिया को अपॉइंटमेंट करती थी प्रेसिडेंट, उसी तरह स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नर जो है एंग्लो इंडिया को अपॉइंट करती थी। आर्टिकल 33 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि आर्टिकल 334 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दी गई है। ये हटा दो वालों, ये पढ़ा नहीं। लोकसभा समझ में आया? लोकसभा में टोटल मेंबर कितने बताओ अभी? 543 543 543। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने हैं? 550 ठीक। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। उसको 14 डेज के लिए कहाँ भेजना है? राज्यसभा। हाँ। वेरी गुड। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। कहाँ कहाँ से? एक मिनट, इलेक्टेड स्टेट यूनियन टेरिटरी 238, नॉमिनेटेड मध्य प्रदेश 12। अच्छा, अब राज्यसभा स्टार्ट होगा ना, सॉरी, अब राज्यसभा यहाँ स्टार्ट होगा। लोकसभा कौन सा आर्टिकल में मेंशन है कि लोकसभा होंगे? आर्टिकल 81। ठीक है, 81 में बोला गया है कि लोकसभा होंगे, हाँ, और 80 में बोला गया है कि राज्यसभा होंगे या राज्यसभा कॉम्पोजिशन। ठीक है, आर्टिकल 238 के अकॉर्डिंग राज्यसभा के मेंबर को अपॉइंट की जाती है। 12 मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये 12 मेंबर अभी प्रेजेंट है। राज्यसभा में जो 12 मेंबर है वो भी है, ठीक ना। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने हो सकते हैं? 550, कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बांटा कैसे किया गया है? 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दिया गया है, 12 बोला गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, अब इसमें भी देखो भाई कैसे बांटा गया, 225 स्टेट को दिया गया, 8 जो है यूनियन टेरिटरीज को, और 12 उसमें से नॉमिनेटेड मेंबर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना? 250। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस टाइम तुम लोगों को भी नींद लगती है, मुझे बड़ा नहीं रही, बार बार भूल ही जा रही हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, देख लो। 238, अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 50। ठीक है, तो बोल रहा भाई एक मिनट बात सुनो, यहाँ से तो तुम्हें नहीं हटाया गया है, एंग्लो लोकसभा में से 2 मेंबर को हटाया गया था, इसलिए वो 243 हो गई थी, लेकिन यहाँ 250 है तो 250 है, जिसमें से 238 मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, यूनियन टेरिटरीज वहां पे मिलेगी। और इलेक्शन कैसी होगी? पीआरएसटीवी के मेथड पे। सीट कैसे दी जाएगी? पॉपुलेशन के, जिसके पास जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन है ना, उनको ज्यादा सीट दी जाएगी, मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के पास ज्यादा पॉपुलेशन है उनको ज्यादा सीट मिलेगी। राज्यसभा में जो 12 मेंबर आते हैं, नाम बताओ तो कोई भी एक ऐसे मेंबर जो नॉमिनेटेड है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं। रेखा। रेखा, सचिन तेंदुलकर, ये लोग क्या है, जया बच्चन, ये लोग प्रेसिडेंट इन लोगों को हाँ नॉमिनेट करते हैं। लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स,
अपने फील्ड में कुछ अच्छा किए इसलिए। टेन्योर क्या है? परमानेंट बॉडी है। मुझे बताओ तो कि किसको डिसॉल्व किया जा सकता है? डिसॉल्व किसी किया जा सकता है? लोकसभा। लोकसभा। है ना? लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाता है क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है। समझ में आ रहा? परमानेंट बॉडी है। हो गया। 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे कि हर 2 साल में कितने मेंबर राज्यसभा से रिटायर होते हैं, तो 1/3 मेंबर। इनका टर्म क्या होता है? 6 ईयर। ठीक है ना? राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। मतलब राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत आती है। अगर तुम कंपैरिजन करोगी लोकसभा राज्यसभा में, तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा ऐसा पावर है जहाँ पे राज्यसभा को ज्यादा दिया गया है? मतलब ऐसे तो देखो मनी बिल में लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया और भी जगह पे, लेकिन कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है? वो ये कि ये आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम करवाती है, जैसे IAS IPS ये सब। ठीक है। बोले कि आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग अगर वाइस प्रेसिडेंट को आपको हटाना है, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन आपको चलाना है, वो सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकती है। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? जल्दी बताओ। लोकसभा में। लोकसभा। आप वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल के लिए हमको अगर रिजोल्यूशन स्टार्ट करना होगा तो वो कहाँ? क्या बोले? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, उसके लिए अगर हमको रिजोल्यूशन स्टार्ट करना है तो वो कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें 2 मेंबर हट गई है ना। ये हटा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी ना, समझ में आ जाए। क्वेश्चन कहाँ है? पेज ला रही, पेज। यहाँ पे पूछ है, बताना। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? लोअर हाउस है या अपर हाउस है? अपर हाउस। इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है। राज्यसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है कि ये परमानेंट बॉडी है? परमानेंट बॉडी। राज्यसभा के चेयरमैन का नाम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम कौन करवाता है? लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा। राज्यसभा। कौन सा? आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग कराता है। ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि टोटल स्ट्रेंथ कितने होते हैं लोकसभा में? 250। 550। लोकसभा का पूछा आरसी। किसका पूछे? लोकसभा का और लक्ष्मी जी लोकसभा ग्रुप। 550। 550। ठीक है। अच्छा, अब दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, लोकसभा राज्यसभा, तो कौन सा पावर लोकसभा को ज्यादा दी है राज्यसभा का कंपैरिजन? मनी बिल इंट्रोड्यूस। मनी बिल हाँ, मनी बिल लोकसभा में introduce किया जाता ओनली है। लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस की अपर हाउस? लोअर। लोअर हाउस बोलते हैं। इसका इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है, जबकि राज्यसभा का, डायरेक्ट हाँ। लोकसभा। क्या इसको डिसॉल्व किया जा सकता है 5 ईयर से कंप्लीट होने से पहले? हाँ। बिल्कुल, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है 5 ईयर होने से पहले। हाँ, जो ये वाला पढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं ना तुम लोगों को? नहीं। 1-2 दिन में ये भी अब कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा यहाँ से नहीं, रैंकिंग दिया गया ना। इंडिया में रैंक 1 प्रेसिडेंट को दिया गया है, रैंक 2 वाइस प्रेसिडेंट को, रैंक 3 प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये तो तीन पहले पढ़ लो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना। ये लोग तीनों किसके पार्ट है? एग्जीक्यूटिव्स के। तो प्रेसिडेंट एक नंबर, हम दोनों का इसी पढ़ाई भी, पहले प्रेसिडेंट पढ़ाई, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। तो 1 2 3 हो गया। फिर उसके बाद किसी स्टेट के गवर्नर जो है वो 4 स्टेट में आएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट 5 स्टेट में, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 5A में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा 6 में, याद रखो। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन या चीफ मिनिस्टर स्टेट विद मतलब जो भी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग है या फॉर्मर प्लानिंग है, लीडर ऑपोजिशन है, ये 7 में आएंगे। जिसको भारत रत्न मिला हुआ है ना, वो 7A में आएंगे रैंक में। एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किसी स्टेट के गवर्नर या चीफ मिनिस्टर 8 में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज 9 में, यूपीएससी के चेयरपर्सन या इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन या कैग ये 9A में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट 9 में, 9A तो पढ़ा दिए। 10 में देख लो भाई, राज्यसभा का चेयरमैन, यानी राज्यसभा का चेयरमैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 10 में आएंगे। अटॉर्नी जनरल जो है 11 में आएंगे। और यार क्वेश्चन भी थोड़ा होगा, इतना याद करना पॉसिबल नहीं। पहले उतने याद करो, फिर रिवीजन कराएंगे ना तो और याद कराएंगे। क्वेश्चन याद करो तो ये करो ये वाला। सुषमा नहीं है क्या क्लास में? फॉर्मर प्रेसिडेंट दीदी हम क्लास में ही है, मेरा तबीयत ठीक नहीं तो एकदम, हम रेस्ट करो, नेबुलाइज कर रहे थे, नहीं नहीं रेस्ट करो, कोई बात नहीं, रेस्ट करो। नेबुलाइजर लगा के मेरे को ओ सांस फूल हाँ, रहा है। अरे वो तो बड़ी ये होता है, क्लास मत करो, वो तो बहुत हार्ड होता है लगाकर। क्या हुआ सुषमा तुम्हारा? हम वही लगा रहे थे, हाँ वो मेरा तो, अब ठंडा लग गया है। अरे ठंडा तो मुझे भी लग गया है, लेकिन वो जैसे तुम बोली ना, उसको कोल्ड कफ बोला जाता है, कफ जम जाता है ना, इसी के लिए लगाया जाता है। नहीं तो हाँ कब जम गया, हम सारा रात भर, हम रात भर सो नहीं पाए, है, इतना सर्दी तो है ही। बार बार यही कर देना, ठीक है। तो एक बार समझ लेना अच्छे से कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 1, वाइस प्रेसिडेंट 2, प्राइम मिनिस्टर 3, गवर्नर 4, ये तो ठीक है। अब आया फॉर्मर 5 में, फॉर्मर प्रेसिडेंट, और डिप्टी जो है वो 5A है ना, उसको बाद में ऐड किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 में, स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी 6 में, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, नीति आयोग का चेयरमैन, फॉर्मर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी देख लो भाई 7 में है ना। मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट से ज्यादा वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा फॉर्मर प्रेसिडेंट का पावर है। या लोकसभा राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर, इनका भी पोजीशन 7 है, जैसे अभी राहुल गांधी का पोजीशन रैंक मिलेगा तुमको लोकसभा में। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ने क्या था भाई 5, स्पीकर क्या लोकसभा क्या था 6, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्या था 9 ना, जज का कितना था, ए बाबा मैं भी भूल जा रही हूँ, मेरा दिमाग हो गया। सुप्रीम कोर्ट का 9, हाँ ठीक दिए। और क्या था, और क्या पूछना था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 7 है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 7 है ना, सॉरी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 7 और सुप्रीम कोर्ट के जज 9 और सॉलिसिटर जनरल है। मैं लाई थी सही कहा, 24 सबसे लास्ट में सॉलिसिटर जनरल आएगा, देख लो, बाप रे बाप। RC 2 बोली ना,
ए बी बन रहा आरसी, ए बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। देखते हैं पहले ये देखो, चीफ इलेक्शन कमीशन, डिप्टी ऑफ राज्यसभा का चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल, नीति आयोग के चेयरमैन, होल्डर ऑफ भारत रत्न अवार्ड। 3। अच्छा आ जाओ देखते हैं। वो ना तुम गलत बोली, ये सही बोली। फिर भी देखते कहाँ कहाँ से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 11 है ना, कितना है भाई देख लो 11। जो एग्जाम में दिया वो तो कम से कम रिविजन हो जाएगा ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 11 है। देख रही हो, और आरसी बोली ये तो डी होगा पहले ना। एक मिनट रुको, मैं बात से देख रही हूँ। मैं तो नीति आयोग का चेयरमैन हो जाएगा ना। हम देख लेते हैं उसके बाद ही करे। नीति आयोग का चेयरमैन हो गया 7 में, है ना। नीति आयोग का हो गया 7 में, ठीक है। ये 7, 11 और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन मैं भी एक्चुअली में भूल जा रही हूँ। तेरी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ, बहुत ज्यादा है। नहीं मेन याद करो ना, पूरा मत याद करो। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऐसा क्वेश्चन याद करके दिमाग खराब होगा, तो जो मेन है वो याद करो, जैसे एग्जाम में जो आया हुआ है याद करो। चीफ इलेक्शन कमीशन था, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 9 है। हाँ तो 9 तो दोनों ही, ठीक है। और डिप्टी 10 और 9 है, 10 और 9। ये 10 और ये 9 है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 9, 10। अब हम लोग ये देखेंगे तुम्हारा होल्डर ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, वो 7 में था, है ना। एक बार देख लेने से ज्यादा अच्छा होगा। कहाँ 7A, 7A में है होल्डर ऑफ भारत रत्न अवार्ड, है ना। चलो कितना नंबर है? तो पहले आ गया डी, फिर आ गया ई, फिर आ गया तुम्हारा ए, फिर आ गया तुम्हारा बी, उसके बाद हो गया तुम्हारा लास्ट में 11। ठीक है, ठीक बोली। इसको आगे पढ़ना, कम से कम जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर उसमें से पढ़ना, ठीक है। तुम लोगों का ये लोकसभा राज्यसभा कंप्लीट हो गया, एक बार मैं तुम लोग से डिस्कस कर लेती हूँ। डिलीट कर दी। अभी तो पढ़ा है वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का बोल रहे नहीं वैसे पढ़ा है बहुत बार तो। लास्ट में ही करवाएंगे ये प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट, है ना, लास्ट में ही करवाते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा बहुत बचा हुआ वो करा के हटा देंगे ये टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो पंचायत राज वाला ही स्टार्ट